कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली हमारी 6.4 चले और इस NCERT में हम लोग पहले के 2 प्रश्न लगा चुके हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD, BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। ये हमको दिखाना है तो हम लोग चालू करते हैं। हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है कि ये एक फिगर है, ये इसके विकर्ण हो गए और दिया गया है कि AC, ये क्या है AC, इसके विकर्ण कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं O पर। अब देखो कह रहा है ये हो गया एक ही आधार BC, एक ही आधार BC। देखो इसमें ये आधार कौन सा, कह रहा है BC पर 2 त्रिभुज बने हुए। कौन कौन से त्रिभुज हैं, कह रहा है 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं। इसी आधार पे, इस वाले आधार पे आपके 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। पहला त्रिभुज कह रहा है कि ABC है, एक त्रिभुज कौन सा है, ये एक ये ABC हो गया और दूसरा त्रिभुज कौन सा है DBC, दूसरा कौन सा DBC। और दोनों किस आधार पे हैं, आधार दोनों का BC है। आप लोग आराम से देख सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, दोनों BC के आधार पे हैं। तो ये हमको कह रहा है कि बना हुआ है तो दर्शाइए कि एरिया ABC मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है, इन दोनों साइड AO और किसके DO के अनुपात के बराबर है। तो हमको ये दिखाना है, तो इसके लिए हमको कुछ हम रचना करते हैं। इसमें हमने कहा हमने इससे परपेंडिकुलर मिला दिया, लंबवत हमने इस पे एक लंब डाला और यहाँ से इससे भी इस पे हमने एक लंब डाला। A से इस पे हमने जो लंब डाला इसका नाम क्या रख दें, M रख दें अगर, तो इसका हमने नाम रख दिया N रख दिया, ठीक है। और लंब अगर डाल रहे हैं तो ये 90 अंश होगा। क्योंकि लंब क्यों डालते हैं, क्योंकि हमको पता, हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जिस पे लंब डालते थे तो ये किस पे लंब डालें, कौन सा आधार है इस त्रिभुज के लिए, BC है और इसकी लंबवत दूरी कितनी है A, हमने ये बताया था। तो इसका आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके लिए भी यही हो जाएगा, इसका आधार BC रहेगा और इसका क्षेत्रफल लंबाई कितनी है, लंबवत दूरी DN, तो हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये फायदा मिल जाएगा। तो हम लोग चालू करते हैं, दिया है सब नहीं लिखेंगे, केवल सीधे चालू करते हैं। तो हमने कहा ये लिख सकते हैं, ये आप अपना आराम से लिखिएगा कि हमने इस पे लंबवत क्या लिखा कि M जो है BC पर लंब डाला तथा N जो है बिंदु क्या किया, ये DN किस पे लंब डाला, BC पर। ये मैं लिखा दे रहा हूँ AM, DN शीर्ष A, D से लंब AM और क्या है इधर क्या है DN, ठीक। ये आप चाहें तो लिख लीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC। अच्छा, एरिया ऑफ ABC, इस वाले का एरिया कितना होगा, आधार कितना है इसका BC, तो हम लोग लिख सकते हैं BC इंटू इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी है AM है, कितनी है एरिया आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार BC है और लंबवत दूरी कितनी है AM, ठीक। ये हमने आराम से लिख लिया। अब हम कहते हैं इसको डिवाइड कराना है किससे, एरिया DBC। तो अगर हम DBC से रेशियो लें तो कितना हो जाएगा 1/2, इसका आधार फिर BC है और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है DN, कितनी है DN हो गई। अब देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू कितना आ जाएगा AM अपॉन DN हो जाएगा। ये आराम से हो गया। अब हमने कहा लेकिन हमको तो AM अपॉन DM नहीं निकालना है, इसका अनुपात कितने के बराबर लाना है AO अपॉन BO। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा ये कब होगा कि ये AM अपॉन जो DN लाया है ये किसके अपॉन में आना चाहिए था, AO अपॉन DO के। तो ये कैसे कब हो सकता था, हम कहते हैं अगर दोनों समरूप होते तो इसकी इस भुजा, इन दोनों भुजा का अनुपात इस वाली दोनों भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता। तो इसका हम अगर इसको समरूप दिखा दें, किसको समरूप दिखा दें, त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO को अगर समरूप दिखा देते तो हम लोग उसी को चालू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज
DON में, है ना, दोनों त्रिभुज में हम लोग देखना चालू करें तो हम कहेंगे कि अगर त्रिभुज की बात करें तो ये अंदर का 90 है। तो अगर हम कहें कि क्या कहेंगे AMO इक्वल टू इसका कौन सा DNO, क्यों, क्योंकि दोनों कितने हैं 90, ठीक है, लिखेंगे समकोण। तो एक कोण हमको बराबर मिला। फिर अब हम देखना चाहें दूसरा तो हम कहेंगे ये दोनों कौन से एंगल हैं, वर्टिकल एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम आराम से लिख सकते थे AOM, कोण AOM, जिस कोण को दिखाना होता है उसको बीच में रखते हैं, किसके बराबर होगा DON के। DON क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख, वर्टिकल एंगल है ना, शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब एंगल एंगल, दो एंगल मिल जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से ना, समरूपता की कसौटी से दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो ये हमको आसानी से मिल गया, कैसा हो गया, समरूप। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज DON क्या है, अतः, यहाँ पे अतः लगाओ ना, समरूप ही हो गए तो एक ही बार में लिख लेते हैं। कैसे हो गए, समरूप हो गए। अगर ये समरूप है तो इसका मतलब इसकी इस भुजा का अनुपात इसकी इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अतः AM अपान इसकी कौन सी भुजा DN इसके इक्वल होगी इसकी ये वाली भुजा कितनी, देखो याद रखें हम भुजा अनुपात कैसे लेते थे, मेरे कोई कोण ले, हमने कहा इसके वर्टिकल एंगल शीर्षाभिमुख कोण के सामने की कौन सी भुजा ली, AM लिया। तो इसमें भी इसी कोण की जो कोण इक्वल होते थे उसे चूज करते थे, इसके सामने की भुजा कौन सी, DN लिया। अब हम कहते हैं कि हमने इसके 90 के सामने की भुजा कौन सी ले ली, AO ली। तो इसमें भी 90 के सामने लिया जाए, इसके 90 के सामने हमने कौन सी भुजा ले ली, DO ले ली। ये इक्वल आ गया, हमको यही दिखाना था। कैसे, अब हम AM अपान DN की जगह क्या लिख सकते हैं, AO अपान DO, और हमको यही प्रूव करना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपान DO, ठीक, यही इनको प्रूव करना था। हम लोग लिख लेंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चालू करेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आप लोगों को सर्वांगसम में पता होना चाहिए। सर्वांगसम क्या होता है, जिसके सर्व अंग समान हो। सर्वांगसम त्रिभुज वही होंगे कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हों, दोनों की भुजाएं बराबर हों, दोनों के कोण आपस में बराबर हों। इस प्रकार का जब त्रिभुज होगा तो सर्वांगसम होगा। लेकिन समरूप में क्या होती थी, संगत भुजाओं के अनुपात अगर बराबर होते थे तो हम कहते थे कि समरूप त्रिभुज है, या संगत कोण बराबर होते थे तो हम कह देते थे कि ये कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप और सर्वांगसम, इसमें केवल समरूप दिया हुआ। अगर हम मान लें कि हम बनाना चालू करें, मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज थे, एक त्रिभुज आपके पास ABC है और दूसरा त्रिभुज है PQR। एक त्रिभुज और आपके पास क्या है, PQR। इस प्रकार के आपके पास दो त्रिभुज हैं और कह रहा है कि इन त्रिभुजों में क्या है, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। दिया है, हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया गया है भाई। दिया गया है कि एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल है, दूसरे वाले त्रिभुज के एरिया ऑफ PQR। ये आपस में क्या है, बराबर है। अब आगे हम पढ़ते हैं। फिर दो समरूप त्रिभुज दिया है और क्या दिया, इसका समरूप है। ABC किसके समरूप है, ABC किसके समरूप है, त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR। ठीक है, अगर ये समरूप है तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज ABC त्रिभुज किसके समरूप होगा, ये सर्वांगसम। ये किसका चिन्ह होता है, सर्वांगसम, जिसके सभी अंग समान हो। किसके, त्रिभुज PQR के क्या हैं, ओ मतलब जो है ABC जो है किसके सर्वांगसम हो, त्रिभुज PQR के। ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग बढ़ना चालू करते हैं कि कैसे करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले याद रखो कि अगर त्रिभुज समरूप है तो इसका हमने पढ़ रखा है कि उनके जो है एरिया का जो है क्या पढ़े थे कि प्रमेय 6.6 हमने क्या पढ़ी थी कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता था, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता था। तो हम लोग उसी को चालू करते हैं, लगाते हैं। उपपत्ति में क्या चालू करेंगे, उपपत्ति में यही होगा कि एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ABC
अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इसके इक्वल हो जाएगा। बोलो, हमने कहा कि जो है इनकी भुजाएं अर्थात ए बी, इसकी हमने संगत भुजा क्या ले ली, पी क्यू ले ली, पी क्यू, और इसका स्क्वायर इक्वल टू दूसरी भुजा बी सी अपॉन किसके स्क्वायर, उसका क्या है क्यू आर है ना, स्क्वायर हो गया। और फिर अगर तीसरी भी लेना चाहें तो इस प्रकार हम ले सकते थे तीनों भुजाएं ए सी अपॉन इसका क्या है पी आर, ये तीनों भुजाएं ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखना चालू करें, इसमें क्या होगा। याद रखना कि अगर हम केवल एक ही लेते, ये ही दो चूज करें, अलग अलग चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, दोनों एरिया आपस में बराबर हैं, अर्थात पी क्यू आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, अर्थात पी क्यू आर की जगह हम लोग क्या लिख लें, ए बी सी। ठीक, अब दोनों चीजें एक ही लिख ली तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। या हम लोग यहाँ से निकालते एरिया ऑफ ए बी सी, ये इधर बटन चला जाता तो इधर कितना बचता 1 बचता। तो हम कहते हैं कि दोनों का अनुपात कितना है, एक ही है, केवल एक के रेशियो से ले रहे हैं, ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर। अब बताओ ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर 1 आया है, तो ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा रूट में, रूट 1 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, केवल 1 आएगा। तो हम लोग आराम से लिख सकते थे ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू कितना 1। यहाँ से हमने निकाल लिया ए बी बराबर पी क्यू, और इसी प्रकार बाकी भी ला सकते थे, बी सी अपान क्यू आर को भी करते तो बी सी बराबर क्यू आर आ जाता। इसी प्रकार बी सी इक्वल टू क्यू आर के, और क्या है तीसरी पी आर इक्वल सॉरी ए सी इक्वल टू पी आर। इस प्रकार हम लोग इसको कर सकते हैं। तो तीनों हमने साइड आपस में बराबर दिखा ली, और तीनों साइड से ही हमारा काम हो गया। चलिए तीन साइड देखो, किसी भी त्रिभुज को समरूप, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए कितने नियम लगते हैं, तो हमको याद होना चाहिए कि 3 नियम लगते हैं। देखो सबसे पहले 5 नियम लगते हैं, कौन कौन सी, ए सर्वांग समता का नियम, मतलब एंगल साइड एंगल, अगर एक का एंगल फिर इसकी साइड फिर इसका एंगल इस प्रकार दिखा दें कि दोनों के बराबर हैं तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। दूसरा एस ए एस, मतलब इसमें क्या दिखा सकते थे कि एक साइड दिखाते, फिर साइड के बाद क्या होता एंगल होता, फिर क्या होता साइड होता, ऐसे साइड होता फिर एंगल होता फिर साइड होता, इस प्रकार अगर दिखाते तभी हमारा क्या होता समरूप होता, सॉरी सर्वांगसम होता। फिर हम लोग दिखा सकते थे कि जो है एंगल एंगल साइड, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं आस, ठीक है, ए ए एस पर में ये भी दिखा सकते थे। फिर हम लोग दिखा सकते थे एस एस एस, मतलब तीनों साइड है ना, ये हम लोग दिखा सकते थे। पांचवा आर एच एस, आर एच एस क्या होता था कि जिसका एक एंगल, ऐसे दोनों त्रिभुज हो, एक और ये दूसरा, एक एंगल 90 अंश होना चाहिए। फिर एच दिखाता हाइपोटेनियस को, मतलब कर्ण को दिखाता है 90 के सामने वाली भुजा, और फिर एक क्या दिखाता है, एक कोई साइड, ठीक है। अगर ये इक्वल हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 5 नियम है सर्वांगसमता के, और आप लोग क्लास 9 में इसको बकायदा पढ़ चुके हैं, और अब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैंने सरसरी नज़र से बता दिया, आपको याद रखने होंगे। कौन से, ए एस ए एस और एस 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 और आर एच एस। कैसे याद कर लेते हैं हम लोग, अगर मजाकिया तौर पे याद करें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी हुई और जो आपको सासू माँ मिली हैं उनका नाम क्या है, आशा है, आशा आपकी क्या है, सास हैं। और अगर आशा आपकी सास है तो वो सास जो है आपको बहुत सारे पैसे, अंगूठी सब कुछ देती रहती है, तो उनसे आपको बड़ी आस लगी रहती है। जब उनसे बहुत ज़्यादा आस लगी रहती तो आप सोचते हैं कि एक सास अगर 2 अंगूठी दे रही है, ऐसे इस प्रकार की 3 सास से होती, एस 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 मतलब 3 सास हो जाती। तो अगर 3 सास हो जाती तो क्या होती, 3 जब सासें होती तो एक राइट हैंड सास हो जाती, क्यों, क्योंकि एक पहले ही थी और लेफ्ट हैंड का नियम नहीं बना, तो आर एच एस राइट हैंड सास, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम मजाकिया तौर पे याद करें कि आशा सास है, उनसे बड़ी आस है, अगर उनसे आस है इस प्रकार की 3 सास हो जाए, 3 सास हो तो क्या राइट हैंड सास भी होगी और हमको बहुत सारा माल मिलता रहेगा। तो मजाक के तौर पे अगर आपको अजीब भी लगेगा, लेकिन एक दो बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार आपको अपनी सास कौन सी ढूंढना, आशा नामक सास को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ये आप सर्वांगसमता के नियम को अब याद कर लेंगे। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, सभी प्रूफ भी करना है, ठीक है, अभी प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है ना, त्रिभुज कैसा है, सर्वांगसम। तो हमने अभी वहां पे देख लिया तीनों साइड बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एस 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 सर्वांगसमता के नियम से, सर्वांगसमता
सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा इसके त्रिभुज PQR के। अच्छा, इसको और भी तरीके से करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि हमने दिखाया था कि एक साइड बराबर हो गया, फिर चूंकि समरूप थे, समरूप में सारे एंगल इक्वल ही हो जाते हैं, तो हम लोग आराम से दिखाते कि हमने एक साइड दिखाई थी, कौन सी दिखाई थी, AB PQ बराबर दिखाई थी, तो AB PQ बराबर हो जाती। फिर ये वाला साइड पहले से इक्वल था, ये वाला हम साइड दिखा लेते, और इसके बाद अच्छा ये ना लगाओ, मजा ना आती, हम लोग ये लगा लेते, AAS लगा सकते थे, ये भी लगा सकते थे। कैसे लगाते? हम कह सकते थे कि इनके दो एंगल पहले से इक्वल है क्योंकि समरूप है, तो हम लगाते एंगल एंगल, इसका भी एंगल और एंगल, उसके बाद इसकी साइड, तो AAS पर में भी लग सकती थी। लगाने के लिए इसमें कई सारी लग सकती हैं, और आप इस प्रकार सर्वांग सम दिखा सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगा, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस है आपको सवाल समझ में आते रहेंगे कि इसमें हम कौन कौन से तरीके लगा सकते हैं। तो मैं इसको मिटाऊंगा, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। तो त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। तो हम लोग पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और क्या लिखा, A, B, C, एक AB, BC का और CA के मध्य बिंदु। एक त्रिभुज है आपका ABC ना, ऐसा करते हैं, ऐसे AB, कह रहा है एक त्रिभुज ABC है। कह रहा है फिर इसमें AB, BC और CA के मध्य बिंदु। AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। AB का मध्य बिंदु ये हो गया, BC का मध्य बिंदु क्या है, E है, और CA का मध्य बिंदु क्या है, F है। कह रहा है फिर इनके मध्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा, DEF बनेगा। ये इस प्रकार मिलाएं तो हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है, DEF बन रहा है। तो कह रहा है कि DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। दिया है, क्या क्या दिया है अगर हम लोग देखें तो दिया है कि AB, BC, DA, CA के मध्य बिंदु क्या क्या मध्य बिंदु दिए हुए हैं, D, E, F हैं। ऐसे लिख लेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आप लोग बताएंगे कि जो है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, DEF और ABC का क्षेत्रफल, अर्थात एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC, यही हमको फाइंड करना। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड करने चालू करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जब इस प्रकार का बनता है तो ये त्रिभुज क्या होता है, बड़े वाले के समरूप होता है। अगर आप लोग इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और मैं चलो बता भी देता हूं कि कैसे। सबने पढ़ा होगा कि क्लास 9 में प्रमेय पढ़ी कि अगर AB बड़ी है, इसके AB के सामने अगर AB के समांतर एक कोई रेखा खींची जाए, एक तो ये कंडीशन होती थी। दूसरा कि अगर AB के मतलब एक साइड के किसी दो साइडों के मध्य बिंदुओं को काटने वाली रेखा, देखो इनके किसको मिला रही, मध्य बिंदुओं को काटने वाली रेखा, या कोई रेखा ऐसी खींची जाए कि तीसरी भुजा के समांतर हो या ना हो, हमको नहीं पता, लेकिन अगर ये दे दिया जाए कि वो इनको मध्य बिंदु काटती, कहाँ पे, F और E पे काटती, इस प्रकार अगर कोई काटे तो हमेशा तीसरी भुजा की क्या होती, समांतर। हमने प्रमेय पढ़ी थी कि जो है किन्हीं त्रिभुजों की दो भुजाओं को मिलाने, किन्हीं भी त्रिभुजों की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को काटने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है और आधी होती है। याद रखना कि किसी भी त्रिभुजों की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को काटने वाली जो ये रेखा है, ये हमेशा तीसरी भुजा, जो भी तीसरी बचेगी उस भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, अर्थात AB की हमेशा ये EF क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, इससे ये प्रमेय क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा मध्य बिंदु प्रमेय में, तो आप आराम से लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि AB क्या है, इसका जस्ट FE का डबल है। तो हम लोग लिख लें, अगर चूंकि लिखेंगे FE क्या है, AB का आधा है, ऐसे लिख सकते थे, या हम ऐसे लिख लें कि AB बराबर 2FE एंड, और दोनों पैरेलल भी होंगे, FE पैरेलल किसके, AB के। ठीक है, इसी प्रकार अच्छा कैसे आया, तो हम लोग लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, क्लास 9 में हमने पढ़ा है मध्य बिंदु प्रमेय से। प्रमेय क्या लिखेंगे
कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्यबिंदुओं को काटने वाली रेखा सदैव उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। ठीक है, तो दूसरा भी अगर देखें, ये भी तो ये क्या है, ये भी इन दो भुजाओं का, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इनके भी मध्य बिंदु हैं, तो ये भी हमेशा तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा होगा। हम फिर लिख सकते हैं क्या कि DE इक्वल टू किसके, बड़ी वाली भुजा को हम लिख लें AC इक्वल टू किसके 2D, और DE पैरेलल किसके AC। ठीक, और इसी प्रकार हम एक साइड और दिखा सकते थे, कौन सी बची, ये भी मध्य बिंदु है, इस भुजा का मध्य बिंदु F, इस भुजा का D, तो ये भी किसका होगा, इसका पैरेलल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते थे कि D क्या, हम उधर वाली साइड क्या बचा थी, BC किसके इक्वल होगा, DF है ना, 2 हो जाएगा। और हम यहाँ पे लिख सकते थे DF पैरेलल किसके BC। ठीक है, ये हमने आराम से कर लिया। अगर मैं देखूं कि मैं अगर इस साइड को ना देखूं तो ये बन रहा है चतुर्भुज, जिसमें क्या पूरा FE पैरेलल किसके है, AB के। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि FE पैरेलल BC, इसीलिए FE पैरेलल किसके होगा, FE पैरेलल BC नहीं, FE पैरेलल किसके है यहाँ पे, AB के। FE पैरेलल अगर AB के है तो FE पैरेलल AD के भी होगा, अगर पूरी के है तो आधी के भी पैरेलल होगा। इसलिए FE पैरेलल किसके, AD के था ना, FE पैरेलल किसके हो जाएगा, AD के। अगर ये पूरी की पैरेलल है तो इतने के भी पैरेलल होगा, अर्थात ये आपस में पैरेलल हो गई। अब हम इसी प्रकार देखें, ये भी किसके पैरेलल होगी, इसके। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पैरेलल है तो ये आधी की पैरेलल होगी। मैं केवल एक को दिखाऊंगा, बाकी आपको करा दूंगा। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, DE पैरेलल, चूंकि DE पैरेलल किसके था, AC के, इसलिए DE पैरेलल हो जाएगा किसके, AF। मैं अगर इस चतुर्भुज की बात करूं तो इस चतुर्भुज में चतुर्भुज कौन सा, ADEF, इसलिए चतुर्भुज ADEF में ये आमने सामने की भुजाएं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण अर्थात इस चतुर्भुज का ये आमने सामने का एंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हमने लिख लिया ये और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। समांतर इस चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, कोण A बराबर किसके लिख लिया उधर, कोण इसका क्या नाम दे दिया जाए, FED, कोण FE। ठीक है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम लोग दिखा सकते थे कि ये वाला भी चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। फिर हम लोग इस वाले चतुर्भुज की बात करते हैं, ये वाला जो बन रहा है इसमें भी तीसरा वाला एंगल, ये वाला किसके इक्वल आ जाता है, इस वाले के। अब देखो, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो बड़े वाले त्रिभुज के कोण हमेशा छोटे वाले त्रिभुज के कोणों के क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते थे एंगल 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 ए। तीसरा तो हमने निकाल दिया जबरदस्ती, केवल दो में ही काम चल जाता। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए हमको केवल दो कोणों को बराबर दिखाने की जरूरत होती है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते थे कि जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में A है ना, समरूपता की कसौटी से कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। मैं इधर वाली लाइन मिटा दूंगा क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत, आपको याद होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, कैसे होंगे, समरूप होंगे। हम लोग क्या लिखें, समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके, DE। अच्छा, अब अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इनका मतलब क्या कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, आराम से लिख लिया जाए। तो लिखें हम लोग, क्या लिखेंगे, अतः हो गया ना, एरिया ऑफ, इसका निकालना था DEF है ना, DEF अपान एरिया ऑफ ABC। ठीक, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो हम लोग लिख सकते थे, क्या लिखेंगे,
कि मान लीजिए ये इनकी संगत भुजा ले लें, तो इसकी संगत भुजा कैसे लेते हैं? अगर हमने इसमें सी वाला ये कौन था, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ए बी। पहले से छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, देखो छोटा वाला, तो इसमें भी छोटा ले लिया। तो इसका हमने इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या ले ली? ए थी ले ली। क्या ले ली? ए थी ले ली। और इसमें इस वाले, क्योंकि यही आपस में बराबर, इसके सामने वाली कोण क्या ले लिया? भुजा क्या ले लिया? ए बी ले लिया। तो क्या हो गया? ए बी। और इनका क्या होगा? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है क्या? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमने ये लिया इस प्रकार। और हम यहाँ पे एफ ई अपान ए बी, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, क्या निकाल सकते थे? कि एफ ई और ये ए बी इधर बटे में ले आए तो क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अर्थात एफ ई अपान ए बी क्या है? 1/2। तो हम लोग अगर 1/2 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? ये आगे हमारा 1/4। तो हम लोग लिख लें कि एरिया ऑफ डी ई एफ अपान एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे? ए बी सी, कितना हो जाएगा? 1:4। ठीक। और याद रखना कि ये बहुत बार इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इनके मध्य बिंदु काट कर मिलाया गया तो ये हमेशा क्या होता है? ये छोटा वाला त्रिभुज जो है हमेशा बड़े वाले का चौथाई होता है। ये आपको आसानी से हो जाता है। चौथाई मतलब उसका चौथा हिस्सा। अगर पूरे का क्षेत्रफल कितना होता, हमने कह देते कि पूरे का क्षेत्रफल 16 है, तो इस छोटे वाले का निकालो तो उसका चौथाई हो जाएगा। चौथाई में 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक। अगर हम कहते बड़े वाले का पूरा 28 है तो छोटे वाले का कितना आएगा? 28 को 4 से डिवाइड करा देते, 7 आ जाएगा। हमेशा उसका चौथाई होगा। या इससे फायदा और हो जाता है कि हम कह देते हैं कि बाकी बचे का एरिया निकालो, तभी निकाल सकते थे। हम कहते थे अगर पूरे का 16 है तो हमको पता हो गया उसका चौथाई ये 4 आएगा, ये 4 आएगा तो बचेगा कितना? 16 से 4 घटा देंगे 12 बचेगा। इस प्रकार कभी भी ऐसे कुछ भी प्रश्न आपके बनते हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं। फिर थोड़ा तुमको प्रूव करना होगा कि जो है ये पहले हम सब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज दिखाएं, सम्मुख कोण बराबर दिखाएं तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, हमको याद हो गया कि अगर मध्य बिंदु से मिलाकर बनाया गया त्रिभुज तो ये हमेशा उसका क्या होता है? चौथाई होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये सब प्रश्न आते रहते हैं, तो ये चीजें हमको याद होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है तो आप लोग आराम से इसको कर लीजिएगा। तो हम आज की क्लास, हमको लगता है मतलब भर की हो चुकी है, तो हम आज की क्लास में एक विराम देते हैं। और मैं उसके पहले एक सवाल बोले दे रहा हूँ, ये आपको करके लाना है। सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, ये सवाल आपको लगाना है। तो आज की क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली को हम पूरी समाप्त करा देंगे, फिर अगली प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। चलिए, सभी को शुभ रात्रि।